हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल लर्नर विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे वही एसक्यूएल का चैप्टर सेशन 6 जो हमारा कुछ बचा कुछ रह गया था पोर्शन। तो वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था कि मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया, अब इसके आगे का मैं बताऊँगी। तो अब वो मैं स्टार्ट करूँगी, 3-4 पेजेस हैं एंड आपका कुछ देर में ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि काफ़ी बच्चों की क्वेरीज थी कि मैम लाइट नहीं सही आती है, क्वालिटी नहीं सही दिखती है। तो बेटा आप लोग के पास अपनी बुक्स होंगी, आप उसे ओपन करके पढ़ लिया करिए। और जो भी मार्क वगैरह होता है तो मैं बोल ही देती हूँ उतना, तो मतलब ईजिली अंडरस्टैंडेबल होता है कि आपको ईजिली दिख जाए कि मैंने क्या मार्किंग की है। एंड दूसरी चीज़ कि अगर आपको क्वालिटी नहीं सही से दिख रही है तो उसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ क्या स्टेप्स आप फॉलो करिए जिससे कि आपको क्लियर वीडियो दिखे। तो स्टूडेंट्स आप ऑन करिएगा वीडियो और इसमें यहाँ पे आप ओपन करिएगा। जब ऐसे ओपन होकर के आ जाएगा आपके सामने तो ये नीचे आप देख रहे होगे HD आ रहा है यहाँ पे लिख करके, ये आप HD देख सकते हो लिख करके आ रहा है। इस सेटिंग पे जाकर के आप क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे क्वालिटी लिख करके आ रहा है। क्वालिटी में जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे HD है, 720 है, 360 है, तो आप इसमें HD पे क्लिक कर लीजिए। ठीक है, अब वो रिफ्रेश कर रहा है और फिर आपकी वीडियो जो है स्टार्ट होएगी। अब आप देख सकते हो कि कितना साफ दिख रहा है। ठीक है, तो इससे जो है आप जो है ईजिली जो है अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो कि आपको किस क्वालिटी में चाहिए वीडियो। तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम आते हैं सर्चिंग फॉर नल। अब नल वैल्यू का मतलब मैं बता चुकी हूँ, जिसमें कोई भी वैल्यूज़ ना हो। तो अगर हमें सर्च करना है कोई भी कॉलम जो कि नल हो, या हमें कोई भी वैल्यूज़ ऐसी सर्च करनी है जो कि नल हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं कि हमें जो है लिस्ट निकालनी है या डिटेल्स निकालने हैं उन एम्प्लॉयज़ के जिनका जो डिपार्टमेंट है वो नल है। मतलब उनके डिपार्टमेंट में कोई भी वैल्यूज़ नहीं लिखी कि वो कौन से डिपार्टमेंट के हैं, लाइक CS डिपार्टमेंट के हैं, मैकेनिकल के हैं, केमिकल के हैं, सिविल के हैं, जिस भी डिपार्टमेंट के, हमें उनका डिपार्टमेंट नहीं पता है। ठीक, तो उसके लिए हम कैसे कमांड लिखेंगे, सेलेक्ट EMP नंबर, दैट मीन्स एम्प्लॉय नंबर, EMP नेम, एम्प्लॉय नेम, जॉब फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज नल। तो जहाँ पे जो डिपार्टमेंट है वो नल है, तो डिपार्टमेंट नंबर नल लिख देते तो नहीं वैलिड होता, इज नल लिखना पड़ेगा हमें साथ में, इज नल। तब ये जा करके हमें वो वैल्यूज़ दिखाएगा जिसमें नो वैल्यूज़ है, मीन्स इट इज़ फुली नल, वो कोई भी वैल्यूज़ नहीं कंटेन कर रहा है। ठीक है, और हमें अगर वो वैल्यूज़ दिखानी है जो कि नॉट नल है तो उसमें हम लोग लिखेंगे इज़ नॉट नल, मतलब वो वैल्यू दिखाएगा जो कि खाली नहीं है, मतलब जिसमें वैल्यूज़ हैं, प्रेजेंट हैं। अब हम बात करते हैं क्रिएटिंग टेबल्स विथ SQL कंस्ट्रेंट्स। तो बेसिकली कंस्ट्रेंट्स होते क्या हैं? कंस्ट्रेंट्स एक आपके रूल्स होते हैं जो कि आपके डेटा पे इन्फोर्स किए जाते हैं, आपके डेटा के कॉलम्स पे जो होते हैं उसको इन्फोर्स किया जाता है। ये आपका यूज़ होता है कि आप जो है लिमिट बता सकें कि आपके कौन सी टाइप का डेटा है और इसमें आप क्या क्या चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। इवन दो जो आपके कंस्ट्रेंट्स होते हैं वो ये भी इंश्योर करते हैं कि जो आपका डेटा है डेटाबेस में वो कितना एक्यूरेट और कितना रिलायबल है। तो कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं वो आपके इधर या तो कॉलम पे भी अप्लाई होते हैं या फिर आपके पूरे ओवरऑल टेबल पे। लेकिन जब कॉलम पे अप्लाई होते हैं कंस्ट्रेंट्स तो वो सिर्फ एक कॉलम को ही कवर करते हैं, लेकिन जब वो पूरे टेबल पे अप्लाई होते हैं तो वो पूरी होल टेबल को कंटेन करते हैं, उस पर जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके DBMS में बहुत तरीके के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जैसे कि नॉट नल कंस्ट्रेंट्स, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट्स, यूनिक कंस्ट्रेंट्स, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक कंस्ट्रेंट्स एंड इंडेक्स। तो ये कुछ स्पेसिफाइड कंस्ट्रेंट्स होते हैं आपके टेबल में जिनका यूज़ करते हैं हम टेबल को क्रिएट करने के लिए एंड अपनी टेबल को ऑल्टर करने के लिए। तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो बेसिकली हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी, जब हम क्रिएट क्वेरी अप्लाई करते हैं या जब लिखते हैं तो क्रिएट का कमांड कुछ ऐसे होता है, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, कॉलम नेम, फिर उसका जो भी डेटा टाइप है लाइक इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और उसका कितना साइज़ है, तो हम ऐसे क्वेरीज लिखते हैं अपनी। ठीक है, तो क्रिएट हमने कस्टमर नाम की टेबल करी है जिसमें फर्स्ट नेम कैरेक्टर इतना होल्ड कर रहा है, साइज़, लास्ट नेम इतना कैरेक्टर होल्ड कर रहा है, एड्रेस भी कैर में जाएगा, सिटी भी कैर में ही जाएगी क्योंकि अल्फ़ाबेटिक होती है, कंट्री भी आपका जो है वो कैर में जाएगा।
ठीक है, लेकिन जो बर्थ डेट है वो डेट में जाएगी, फ़ोन नंबर होगा तो वो न्यूमेरिक में जाएगा, दैट मीन्स इंटीजर में जाएगा, इंट लिखेंगे और फिर उसमें जो है डेटा साइज जो है जितना भी हम डालना चाहेंगे वो डाल देंगे। लेकिन जब हम क्रिएट करते हैं टेबल तो हमें कुछ सर्टेन कंडीशंस लगानी रहती है अपने कॉलम में, जैसे कि हम चाहते हैं कि जो हमारा कॉलम है वो कभी भी ब्लैंक ना हो, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हमारी जो ये हमारी जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास आईडी नाम का कुछ है, हमारे पास फील्ड है, एट्रीब्यूट है, तो हम चाहते हैं कि आईडी कभी भी नल ना हो, तो हम उसको क्या करेंगे, पीके बना देंगे, दैट मीन्स प्राइमरी की बना देंगे। तो प्राइमरी की हम लोग बना देंगे तो उससे क्या होगा, वो कभी भी नल नहीं होगी, क्योंकि प्राइमरी की कैन नेवर बी नल, ठीक है। तो ये कुछ हम लोग कंस्ट्रेंट्स लगा देंगे। अब जो नॉट नल होता है वो ये इंश्योर करता है कि जो आपका कॉलम है वो नल नहीं हो सकता है। डिफ़ॉल्ट क्या करता है कि ये प्रोवाइड करता है कि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है कॉलम में वो की स्पेसिफाइड है, ठीक है। यूनिक क्या बताता है कि जो कॉलम्स हैं वो डिफरेंट हैं और सब लोग अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू इंश्योर करते हैं। चेक का काम क्या है कि सेटिस्फाई करना कॉलम के सारे क्राइटेरियाज को। प्राइमरी की सभी को पता है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है आपके पूरे रो को, ठीक है। और फॉरेन की क्या होती है, जो एक रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बनाती है, रेफरेंस करने के लिए काम आती है, ठीक है। एक रिलेशनशिप बिल्टअप करती है एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की, ठीक। तो हम बात करते हैं नॉट नल कंस्ट्रेंट की। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा कॉलम है वो होल्ड कर सकता है नल, लेकिन अगर हम नहीं चाहते हैं नल वैल्यू को अपने कॉलम में तो हमें जो है उसकी जगह कुछ कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, कुछ कंडीशंस स्पेसिफाई करनी रहेगी जिससे कि वो नल वैल्यूज़ को अब किसी भी रो में कॉलम्स में अलाउ ना करे। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे कि क्रिएट टेबल कस्टमर SID इंटीजर नॉट नल। तो मतलब अब इसमें SID जो है वो नल नहीं हो सकती है, लास्ट नेम जो है वो नल नहीं हो सकता है, फर्स्ट नेम नल हो सकता है क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट नल की कंडीशन नहीं लगाई है। तो कंस्ट्रेंट बेसिकली एक कंडीशंस होती हैं जो कि अप्लाई होती हैं हमारी फील्ड्स के ऊपर। तो अब हम बात करते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट्स की। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रेंट्स हमें एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते हैं हमारे कॉलम को, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल जब हम क्रिएट करते हैं टेबल तो हमने लिखा स्टूडेंट ID इंटीजर यूनिक, लास्ट नेम वेरकेर उसका साइज़, फर्स्ट नेम वेरकेर उसका साइज़। अब हमने स्कोर में क्या कर दिया, डिफ़ॉल्ट हमने 80 डाल दिया उसका साइज़, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में वैल्यू हमने पास करा दी 80 है, हमने वैल्यू पास कराई है। तो जब हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो उसके लिए हमें इंसर्ट की क्वेरीज लिखनी पड़ेगी, हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, क्योंकि टेबल का नाम स्टूडेंट है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, स्टूडेंट ID थी फील्ड तो स्टूडेंट ID, लास्ट नेम फील्ड थी तो लास्ट नेम, फर्स्ट नेम फील्ड थी तो फर्स्ट नेम लिख दिया। लेकिन हमने कहीं पे भी स्कोर नाम की फील्ड को नहीं ऐड किया, तो इस वजह से वैल्यूज़ में हमने वही पास किया जो हमने ऊपर लिखा था। ID हमने पास की, लास्ट नेम कुरैशी दिया, फर्स्ट नेम जिशान दिया। तो अब हमारी टेबल जब बनेगी, प्रिंट होकर के जब दिखेगी, जब हम लोग ये वाला कमांड लिखेंगे डिस्क्राइब स्टूडेंट और सेमी कॉलन जब लिखेंगे तो हमें कुछ टेबल ऐसी दिखेगी। तो वहाँ पे स्टूडेंट ID 10, लास्ट नेम कुरैशी, फर्स्ट नेम जिशान और स्कोर में 80 आ जाएगा। क्यों 80 आ गया, क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट 80 यहाँ पे असाइन कर दिया गया है। तो इसी वजह से वो हर समय बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमें ये कंस्ट्रेंट जो है वो स्कोर कार्ड पे वो पास कर देगा कि 80 है इसका स्कोर कार्ड। अब जो यूनिक कंस्ट्रेंट होता है वो ये इंश्योर करता है जो वैल्यूज़ हैं हमारे कॉलम्स में वो डिस्टिंक्ट हैं, मतलब कि कोई भी 2 रोज़ जो हैं वो सेम डेटा सेम वैल्यू फॉर अ कॉलम नहीं होल्ड कर सकती हैं। उसमें हम लोग जो हैं यूनिक कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, यूनिक, ठीक है। यूनिक का हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस क्वेरी को लिखने के लिए। अब आप सामने देख सकते हो फॉर एन एग्जाम्पल क्रिएट टेबल हमने लिखा है SID यूनिक है, लास्ट नेम वेरकेर और फर्स्ट नेम वेरकेर जो भी है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि SID में जो है वो यूनिक लिखा है, ठीक है। तो यूनिक का मतलब ये हुआ कि SID जो है वो डुप्लीकेट नहीं हो सकती। अगर किसी की SID 1 है तो दूसरे वाले इंसान की SID 1 नहीं हो सकती, उसकी 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी एंड सो ऑन, ठीक है। बट इट कैन नॉट बी सेम। तो इसी वजह से इसमें यूनिकनेस डिफाइन हो रही है कि SID जो है वो हमेशा यूनिक रहेगी फॉर एवरी पर्टिकुलर पर्सन। अब हम बात करते हैं चेक कंस्ट्रेंट्स की। तो चेक कंस्ट्रेंट्स इंश्योर करते हैं कि हमने जो वैल्यूज़ कॉलम को दी हैं तो वो सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, ठीक है। और जैसे ही हम चेक कंस्ट्रेंट्स लगा देते हैं, हम डिफाइन कर देते हैं अपने डेटाबेस में, तो वो इंसर्ट करेगा न्यू रो को या अपडेट करेगा एग्जिस्टिंग रो को। अगर कोई भी न्यू वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई कर रही है चेक कंस्ट्रेंट्स को, तभी इंसर्ट करेगा और तभी अपडेट करेगा।
तो बेसिकली चेक कंस्ट्रेंट का काम ये होता है कि वो हमारी डेटा की क्वालिटी को अच्छा बनाता है, जिससे कि हमें रिलायबल इंफॉर्मेशन मिले। फॉर एन एग्जांपल, हमने क्रिएट टेबल लिखा, स्टेटमेंट उसका सिंटैक्स लिखा, क्रिएट टेबल कस्टमर एसआईडी इंटीजर, तो हमने चेक में ये पास कर दिया जो एसआईडी है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए हमेशा, हमने ये कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दिया। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई नया बंदा आता है आयुष नाम का और उसको हमने 0 दे दिया रोल नंबर, तो 0 वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमेशा एसआईडी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो 1 से वैल्यू चालू होगी एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, जितना भी वो जा सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राइमरी की कंस्ट्रेंट की। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट जो होते हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं आपके रो को टेबल में। ये मैं प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, इवन दो डेटाबेस के इंट्रोडक्शन में भी मैंने बताई है ये बात। तो ठीक है, तो प्राइमरी की किसी भी टेबल में सिर्फ एक होती, अगर एक से ज़्यादा, एक से अधिक प्राइमरी की है आपकी किसी भी टेबल में, या मल्टीपल फील्ड्स जो हैं वो प्राइमरी की को कंसिस्ट कर रही हैं, तो हम उसको कंपोजिट प्राइमरी की बोलते हैं। तो प्राइमरी की को हम ईदर स्पेसिफाई कर दें, या तो जब हम अपनी टेबल क्रिएट कर रहे हो, मतलब जब क्रिएट टेबल वाला कमांड लिखें। ठीक है, और अगर हमने उस समय नहीं किया, बाई चांस हम भूल गए, तो हम ऑल्टर टेबल का कमांड लगा करके भी उसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। भी ऑल्टर का कमांड आगे आएगा तो हम उसमें बताएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो क्रिएट टेबल का कमांड लिखा गया, कस्टमर नाम की टेबल है जिसमें एसआईडी इंटीजर नॉट नल भी है और प्राइमरी की भी है, मतलब वो नल भी नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है, प्राइमरी की कभी नल नहीं हो सकती है। फिर लास्ट नेम वेरकेयर में उसका साइज़ दिया और फर्स्ट नेम में वेरकेयर उसका साइज़ दिया। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं स्पेसिफाई करना चाहते हो तो आप लास्ट में जा करके जो है ऐसे भी लिख सकते हो। अगर आप आगे इसके आगे नहीं लिखना चाहते हो, आपको लग रहा है बहुत हौच पौच हो रहा है, तो आप लास्ट में जा करके प्राइमरी की लिखोगे कैप्स में, उसके बाद अंदर वैल्यू पास करा दोगे एसआईडी। ठीक है, मतलब आईडी जो है वो प्राइमरी की है। ठीक, और अगर आपको किसी भी टेबल में कंपोजिट प्राइमरी की स्पेसिफाई करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, जब हमारी एक से अधिक प्राइमरी की बन रही, मतलब कंपोजिट बन रही हैं, तो क्रिएट टेबल कस्टमर, इसमें ब्रांच है, इंटीजर है, एसआईडी है, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम है, तो इसमें हम दो 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 जो फील्ड्स हैं उसको हम स्पेसिफाई कर रहे हैं एज एन कंपोजिट प्राइमरी की। तो हमने यहाँ पे ब्रांच को और एसआईडी को, दोनों को हमने प्राइमरी की स्पेसिफाई कर दिया। तो बेसिकली ये कंपोजिट की है, बट हाँ यहाँ पे हमने प्राइमरी की लिख रखा है। ठीक, और हम ऑल्टर कमांड का यूज़ करके भी प्राइमरी की स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या कमांड लिखना पड़ेगा, ऑल्टर टेबल कस्टमर, क्योंकि हमारी टेबल का नाम कस्टमर था तो हम कस्टमर लिखेंगे। ऑल्टर कर रहे हैं हम क्योंकि ऐड कर रहे हैं, उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन करने, जैसे कपड़ों में हम ऑल्ट्रेशन करवाते हैं, कपड़ा ढीला होता है या टाइट होता है, जो भी होता है। ठीक है, तो ऐड कर रहे हैं हम लोग प्राइमरी की। ठीक, हमने पहले नहीं स्पेसिफाई की थी तो हम भूल गए थे, तो हम बाद में ऑल्टर करके कर रहे हैं। तो ऐड कर रहे हैं प्राइमरी की, किसको, किस फील्ड को बना रहे हैं, एसआईडी को बना रहे हैं, तो बस हो गया। फिर फॉरेन की कंस्ट्रेंट सभी जानते हो, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती है सिस्टम में। ठीक है, जो कि एक रिलेशनशिप बिल्ड करती है एक टेबल से लेकर के दूसरे टेबल के बीच में। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कस्टमर नाम की टेबल और ऑर्डर नाम की टेबल है। यहाँ पे उसके एट्रीब्यूट्स हैं एसआईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम। यहाँ पे हैं ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर एसआईडी एंड अमाउंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं एसआईडी और यहाँ पे कस्टमर की एसआईडी, यही कस्टमर की एसआईडी जो है वो कॉमन फील्ड्स हैं इन दोनों टेबल में, एट्रीब्यूट्स हैं कॉमन। तो इधर तो ये प्राइमरी की है और इधर प्राइमरी की ऑर्डर आईडी है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो रेफरेंस बन रहा है, जो रिलेशनशिप बन रहा है, वो एक फॉरेन की से बन रहा है। तो वो फॉरेन की कौन सी है, हमारी एसआईडी है, जो कि इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्टअप कर रही है। फॉरेन की को हम क्रिएट टेबल का कमांड यूज़ करके भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, क्रिएट टेबल ऑर्डर्स, सारी चीज़ लिख देंगे जो भी हमें चाहिए। प्राइमरी की हमने ऑर्डर आईडी बनाई है, फॉरेन की हमने क्या बनाई है, यहाँ पे लिखा है कस्टमर एसआईडी। तो कस्टमर एसआईडी रेफरेंसेस किससे रेफर कर रही है, कस्टमर के किससे, एसआईडी से रेफर कर रही है। तो हमने यही वैल्यू यहाँ पे पास कर दी। तो ये प्राइमरी की है किसकी, पेरेंट टेबल की, तो हम इसको पेरेंट टेबल मान लेते हैं और इसको चाइल्ड टेबल मान लेते हैं। ठीक है, तो ईजिली हम जान सकेंगे, हम अपने पेरेंट्स से ही सारे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सीधी सी बात है, तो ये टेबल सारे बिहेवियर्स, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगी, कस्टमर नाम की टेबल से।
एंड सेम गोज़ फॉर दिस, जैसे क्रिएट से हम लोग प्राइमरी में करते थे उसी तरीके से हम ऑल्टर में भी हम अगर भूल गए बाई चांस तो हम फॉरेन की को ऑल्टर टेबल से भी कर सकते हैं। तो ऑल्टर टेबल ऑर्डर्स, क्योंकि ऑर्डर्स नाम के में ही हमने जो है बना रहे हैं फॉरेन की का रिलेशनशिप बना रहे हैं, तो ऐड करेंगे फॉरेन की जिसमें क्या नाम है कस्टमर आईडी लिखेंगे, रेफरेंस किसके साथ कर रहा है कस्टमर के एसआईडी से, तो कस्टमर के एसआईडी से। व्यूइंग ए टेबल स्ट्रक्चर बताया ही था, प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, फिर से बता दे रही हूँ। डिस्क्राइब DESC लिखोगे शॉर्ट में, और टेबल का नाम जो भी होगा, अगर एम्प्लॉय नाम है तो एम्प्लॉय की पूरी स्पेलिंग लिखोगे, ठीक है, सेमीकोलन लगाओगे, एंड देन उसके बाद जो है आपकी टेबल का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखने लगेगा। इंसर्टिंग डेटा, इंसर्ट की क्वेरी सबको पता है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, जहाँ पे वैल्यूज़ हम पास करा देंगे उनके एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग। लाइक यहाँ पे एट्रीब्यूट्स थे ई कोड, ई नेम एंड सेक्स, तो यहाँ पे हमने वही पास करा दी वैल्यूज सारी। अब हमें डेटा को मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई अपडेट जितने भी कमांड्स हैं हमारे DML कमांड्स में आते हैं, डैट इज़ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें हमारा अपडेट है, सेट कीवर्ड यूज़ होता है, वेयर क्लॉज यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। फॉर एन एग्जांपल हमें चेंज करना है रीऑर्डर्ड लेवल ROL का ऑफ ऑल द आइटम्स टू 250, तो हम क्या करेंगे अपडेट आइटम्स, ठीक है, क्योंकि हमें आइटम्स को अपडेट करना था, यहाँ पे आइटम लिखा हुआ है, तो अपडेट लिखेंगे आइटम्स, और सेट कर देंगे ROL, क्योंकि इसमें सेट कीवर्ड का भी यूज़ होगा, हमें सेट करना है ना ROL को कि 250 है, तो सेट ROL इज इक्वल टू 250। हमें अपडेट करना है ROL को एंड QOH को फॉर आइटम्स हैविंग आई कोड्स लेस देन 1040, तो इसको कैसे लिखेंगे अपडेट आइटम्स, क्योंकि हमें आइटम्स को अपडेट करना है। सेट रोल, अब रोल को हम सेट करेंगे 400, ठीक, एंड कॉमा, ठीक है, कॉमा QOH 700, ठीक है। वेयर जो हमारा, ये हम रेंडमली चूज़ कर रहे हैं, आप लोग रेंडमली चूज़ कर सकते हो, इसमें कुछ रटने का नहीं है, ठीक है। वेयर जो हमारा आई कोड है वो लेस होना चाहिए, तो लेस का साइन ये होता है, ग्रेटर का साइन ये होता है, तो लेस का साइन बनाया इन्होंने 1, नहीं ये आई है I040, तो ये हो गया हमारा जो भी अपडेशन हमें करना था। उसी तरीके से सो ऑन। अब हमें अपने ग्रॉस पे ऑफ एम्प्लॉय को अपडेट करना है, डबल करना है, मतलब हमें, तो डबल मीन्स इंटू 2 कर देंगे तो डबल हो जाएगा किसी भी चीज़ का। तो हमने अपडेट किया एम्प्लॉय को, जहाँ पे सेट किया हमने ग्रॉस को, ग्रॉस इंटू 2, क्योंकि हमें डबल करनी है उनकी ग्रॉस की सैलरी, तो वहाँ पे हमने क्या पास करा दिया ग्रेड, क्योंकि ग्रेड लिखा था ना, तो वेयर ग्रेड इज इक्वल्स टू E3 है, E3 एंड E4 है, और E4, तो वहाँ पे जहाँ पे E3 E4 जो होगा ग्रेड, वहाँ पे जो एम्प्लॉय की जो सैलरी होगी, जो ग्रॉस होगा, वो इंटू 2 हो जाएगा। डिलीटिंग डेटा फ्रॉम टेबल, सिंपल सा है, इससे डिलीट से क्या होगा कि आप अपने डेटा में से, सारी टेबल्स में से आप जो हैं डिलीट कर सकोगे, रोज़ को रिमूव कर सकोगे अपनी टेबल से, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कमांड लिखोगे, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, ठीक। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स हटाने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो है EID हटाना है, या सुषमा नाम की लड़की है उसका रोल नंबर हटाना है, तो उसके लिए आप कंडीशन ये लिखोगे कि डिलीट, ठीक है, फ्रॉम टेबल का नाम जैसे रखा है हमने एम्प्लॉय, ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन पास करोगे वेयर, ठीक है, वेयर EID इज इक्वल्स टू सुषमा, EID लिख दिया है मैंने, यहाँ पे ई नेम कर लीजिएगा क्योंकि ID तो न्यूमेरिक होती है, ई नेम इज इक्वल्स टू सुषमा एंड देन सेमी कॉलन। तो इससे क्या होगी, आपकी जो सुषमा नाम की जो रो होगी जिसमें सुषमा का डेटा होगा, वो पूरी रो जो है वो डिलीट हो जाएगी आपके टेबल से। और अगर आपको पूरा का पूरा अपना डेटाबेस या पूरा की पूरी टेबल ही हटा देनी है अपने डेटाबेस में से, तो वहाँ पे हम लोग क्वेरी लिखते हैं DROP ड्रॉप, और टेबल का नाम, फॉर एन एग्जांपल टेबल का नाम है एम्प्लॉय EMP, सेमी कॉलन लगा देंगे, हमारा पूरा का पूरा डेटाबेस का स्ट्रक्चर ही, पूरा की पूरी टेबल ही डेटाबेस से उड़ जाएगी, हट जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑल्टरिंग टेबल्स। अब मैंने जैसी बहुत समझाती ऑल्टर टेबल, फिर से बता देती हूँ। ऑल्टर टेबल पहली चीज़ तो DDL कमांड है, डेट मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है ये, ठीक है। इससे क्या होगा, हम किसी भी टेबल में अगर हम कुछ भी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स लगाना भूल गए, कॉलम ऐड करना भूल गए, या किसी चीज़ का डेटा टाइप, डेटा साइज या डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम पास करना चाहते हैं, तो हम ऑल्टर कमांड का यूज़ करके ईजिली कर सकते हैं। उसके लिए कुछ हमें नहीं करना है, हमारा सिंपल सा सिंटैक्स है, ऑल्टर टेबल, जो भी टेबल का नाम होगा, एम्प्लॉय, कस्टमर, स्टूडेंट, जो भी नाम होगा, मॉडिफाई
किस टेबल को मॉडिफाई करना चाहते हो, किस कॉलम को मॉडिफाई करना चाहते हो, उसका कॉलम का नेम, उसका डेटा टाइप, उसका साइज। फर्स्ट पहले क्या था, पहले अगर फॉर एग्जांपल किसी भी कॉलम का नाम था SNP, ठीक है, अब हम चाहते हैं उसका नाम हो जाए SBP, ठीक है। तो फर्स्ट एंड आफ्टर दोनों कॉलम लिखोगे, कॉलम के नाम लिखोगे, एंड देन जो भी आपके चेंजेस है वो हो जाएंगे आपके टेबल में। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज़ ड्रॉपिंग टेबल। ऑलरेडी मैंने पहले ही बता दिया आपको ड्रॉप का मतलब, यहाँ पे मैंने समझाया था, ठीक है, फिर से बता दे रही हूँ। ड्रॉप पहली चीज़ तो DDL कमांड है, डैट इज़ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। अगर आपने ड्रॉप कमांड लिख दिया, आपने अप्लाई कर दिया, तो आपका जो भी डेटाबेस बना था आपके सर्वर पे, SQL के सर्वर पे, SQL के सर्वर पे, वो पूरा का पूरा जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा आपके डेटाबेस से। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम ड्रॉप टेबल लिख दें आइटम्स, तो वो आइटम नाम की जो टेबल होगी उसको ड्रॉप कर देगा डेटाबेस से, उसका पूरा डेटा, उसकी पूरी एंट्री जो है वो चली जाएगी, ठीक है। अगर ड्रॉप टेबल नहीं एग्जिस्ट करेगी तो सीधी सी बात है, वो एग्जिस्ट करेगी तभी वो करेगा, अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है पहले से डेटाबेस में, तो उसको डिलीट करने का, ड्रॉप करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो बस सीधी सी बात है, अगर हमने कुछ कस्टमर्स नाम की टेबल बनाई थी तो हम कैपिटल में लिख देंगे ड्रॉप, कस्टमर की स्पेलिंग लिख देंगे, हमारी टेबल का नाम कस्टमर था क्योंकि, सेमी कॉलन लगा देंगे, और हमारी जो डेटाबेस में टेबल थी कस्टमर नाम की वो पूरी डिलीट हो जाएगी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेरीज हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी दिक्कत है वो ज़रूर से ज़रूर पूछिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू द स्टूडेंट्स जिनके बोर्ड्स के एग्ज़ाम हैं क्लास 10th के। ऑल द वेरी बेस्ट।